हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे दो कंडीशन अपन ने कल प्रूव कर ली थी ना। आज अपने को क्या प्रूव करना है? थर्ड कंडीशन है डेल स्क्वायर डेल वर्ग, डेल स्क्वायर डेल वर्ग। ये लो जी। फोर्थ क्या है कि हैमिल्टोनियन संकारक एच कैप, हैमिल्टोनियन संकारक। ये दो कंडीशन और प्रूव करनी है अपने को। चलो अपन बात करते हैं थर्ड की। स्टार्टिंग करते हैं। माना तरंग फलन क्या है? तरंग फलन साई व फाई है। तो कैसे लिखोगे? देखो, माना तरंग फलन साई व फाई है, तो इसको कैसे लिख दोगे? डेल डॉट फाई डेल साई स्टार, ठीक है, इक्वल। अब इसको कैसे लिख दोगे? डेल फाई इसको एक बार इसके साथ ले आओ और इसको यूं का यूं छोड़ दो। चलो, डॉट डेल साई स्टार प्लस, अब इसको यूं का यूं छोड़ दो और इसको इनके साथ ले आओ। तो लो फाई डेल डॉट डेल साई स्टार, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, सिद्ध करना है अपने को, प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कंडीशन मैंने लिख दी यहाँ पे, डेल डॉट फाई डेल और साई स्टार। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस साई को इस डेल डॉट के साथ यहाँ पे लिख दिया और इसको यूं का यूं छोड़ दिया। अब इसको यूं का यूं छोड़ दिया, इसको इसके साथ ले आई, तो फिर ये कंडीशन क्या बन जाएगी? देखो अपने यहाँ पे डेल फाई डेल साई स्टार प्लस फाई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब यहाँ पे ये जो फाई अपन ने पहले लिया है, इसको आप क्या कर दो? साई स्टार की जगह कर दो और साई स्टार को फाई की जगह ले आओ। चलो, डेल डॉट यहाँ पे लिख दो साई स्टार और इस फाई को किसके साथ ले आओ? डेल के साथ। चलो, अब इस डेल डॉट के साथ इस साई स्टार को लगा दो यहाँ पे, डेल साई स्टार डॉट डेल फाई, यूं का यूं रह जाएगा। अब ये साई स्टार को यूं का यूं छोड़ दो और इसको इसके साथ ले आओ, ये लो। हाँ जी, अब ये क्या बन जाएगा? डेल साई स्टार डॉट डेल फाई प्लस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब क्या कर दोगे? 1 माइनस 2 क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 माइनस 2। आ जाओ जी। डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस डेल डॉट साई स्टार डेल फाई, ओके। अब माइनस कर दो, डेल फाई डेल साई स्टार प्लस फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस डेल साई स्टार और डेल फाई। ये क्या हो जाएगा? माइनस का ही होगा, माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। अब ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो, दोनों सेम सेम है कि नहीं है? बस यही तो है, ये इसमें बाद में आ गया, ये इसमें पहले आ गया, तो इसको क्या कर दोगे? कट कर दो। अब अपने पास क्या बच गया? देखो, डेल फाई डेल साई स्टार माइनस डेल डॉट साई स्टार डेल फाई इक्वल फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस
साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से डेल डॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास क्या बच जाएगा, देखो पर कब लोगे, हाँ जी डेल डॉट कॉमन ले लो, तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई, और इक्वल में ये यूं का यूं आ जाएगा। ठीक है, हाँ लिख देना आप लोग। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, इनका आयतन समाकलन कर देंगे। आयतन समाकलन का मतलब होता है dx dy dz। ठीक है, तो चलो आ जाओ, दोनों तरफ आयतन समाकलन करने पर डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई dv इक्वल फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई, और ये क्या आ जाएगा, dv। हाँ जी, इसको आप लोग इक्वेशन दे दो 2। ठीक है, 2 कैसे दोगे, इक्वेशन 3 दे दो। अब देखो, इसका जो प्रथम भाग है वो डाइवर्जेंस है, समीकरण 3 का प्रथम भाग जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस है। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी राशि को डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उसके पृष्ठीय समाकलन के क्या होता है, तुल्य है। क्या बोला कि ये जो स्टार्टिंग के है इक्वेशन 3 का जो प्रथम पार्ट है वो क्या है, देखो डेल डॉट डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस के प्रमेय के अनुसार ये जो पार्ट है उसको अपन किसके तुल्य बना देंगे, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के तुल्य बना देंगे। तो समीकरण 3 के प्रथम भाग से इसलिए यहाँ पे क्या है, dv है, dv का मतलब समाकलन आयतन समाकलन। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन ds लगा देंगे तो s का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई dv, ये क्या फिलहाल गाउस थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम है, किसकी, गाउस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये आयतन समाकलन के अंदर है, अपने को इसको डाइवर्जेंस गाउस की पृष्ठीय क्षेत्रफल की थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो क्या कर देंगे, देखो फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई ds, ds का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। यदि आयतन को घेरने वाला क्षेत्र संपूर्ण आकाश हेतु फलन का मान 0 होता है, ये कल मैंने आप लोगों को पीछे भी बात बताई थी कि फलनों के लिए, अनंत फलनों के लिए जो अनंत जिसका मान होता है वो फलन उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यदि आयतन को घेरने वाला क्षेत्रफल संपूर्ण आकाश हेतु फलन का मान 0 होता है तो पृष्ठीय समाकलन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अपने पास ये कंडीशन क्या बन जाएगी, फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई ds इक्वल 0। अगर ये वाला 0 हो गया तो ये आयतन समाकलन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण 4 व 5 से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 व 5 से इक्वेशन 4 एंड 5। हाँ जी, तो अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी, डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार
डेल फाई dv इक्वल 0। देखो बेसिक सी बात है कि अपने को करना क्या था, ये जो आयतन समाकलन है ना, इसको मेरे को 0 बनाना था। 0 कौन सी कंडीशन में बनेगा, ये जो है यहाँ पे डेल डॉट लगा रखा है, तो ये डेल डॉट का मतलब डाइवर्जेंस होता है। अब ये डाइवर्जेंस किसके अकॉर्डिंग लेंगे, गाउस की थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर इसको मैंने इस वाले आयतन समाकलन को गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल लिख दिया, ठीक है, इसके इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोलती है कि फलन पर अगर अनंत जिसका मान होता है उस पर फलनों का मान कितना होता है, 0 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप समाकलन करोगे तो वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर ये वाली पूरी टर्म 0 के इक्वल में हो जाती है, फिर 0 हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल में ही तो रखेंगे। अगर ये 0 हो गई तो ये भी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। अब समीकरण 6 से मान किस में रख दोगे आप, इक्वेशन 3 के अंदर रख दोगे। इक्वेशन 6 से मान कहाँ उठा के रख दोगे, इक्वेशन 6 से रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो 0 इक्वल में क्या बच गया अपने पास, फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी, यही बचा। चलो अब इसको किस रूप में लिख देते हैं अपन, हाँ जी, दोनों को अलग अलग कर दो तो फिर फाई डेल स्क्वायर साई स्टार डीवी इक्वल साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी कर दिया। अब देखो डेल स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक राशि है। डेल स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक राशि है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हाँ कुछ नहीं है, सही है। इस फाई को यहाँ पे एडजस्ट कर दो आप, और इस साई को पड़ा रहने दो, ठीक है। अब ये जो डेल स्क्वायर है ये क्या है, यहाँ पे एक वास्तविक राशि है। क्या है, एक वास्तविक राशि है। तो अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई स्टार फाई डीवी इक्वल साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है यहाँ तक सबका, ध्यान से देख लो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो जी, अब अपन फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। कौन सी कंडीशन ले गए अब अपन, फोर्थ कंडीशन। आ जाओ जी, फोर्थ कंडीशन में अपने को प्रूव करना है कि ये एक हैमिल्टोनियन एच कैप जो है वो एक हैमिल्टोनियन संकारक है। ये छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। चलो जी, इसको किससे सोल्व करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण से सोल्व करेंगे। और वो श्रोडिंगर समीकरण अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि टाइम इंडिपेंडेंट होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी। चलो श्रोडिंगर समीकरण,
हाँ जी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस डेल स्क्वायर साई वी आर कैप साई इक्वल 0। अब देखो जी, क्या इसके अंदर कहीं टाइम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? टाइम डिपेंडेंट हुई कि इंडिपेंडेंट हुई? भाई ये हो गई अपनी काल अनाश्रित इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है, तो इसको आप क्या बोल दोगे? टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, चलो जी। अब देखो क्या करेंगे, इस साई को सब में से क्या कर लो? बाहर ले लो। तो अपना क्या बन जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस डेल स्क्वायर प्लस वी आर कैप। इस साई को क्या कर लो? बाहर निकाल लो। निकाल लिया। ठीक है जी। अब आप लोगों को पता हो, मैंने आप लोगों को हैमिल्टोनियन संकारक बताया था, वो किसके इक्वल में बताया था? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस डेल स्क्वायर प्लस वी आर कैप। इसको अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे? एच कैप। एच कैप आप लोग जानते हो क्या होता है? हैमिल्टोनियन संकारक होता है। तो ये पूरी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच साई इक्वल ई साई। ठीक है, यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। हाँ जी, यहाँ डेल स्क्वायर एक क्या है? हर्मिटियन संकारक है, और विभव डेल स्क्वायर ये वाला, और ये जो विभव है इसके अंदर ये वाला। यहाँ डेल स्क्वायर एक हर्मिटियन संकारक है और विभव वी आर कैप स्थिति संकारक एक्स वाई जेड। विभव वी आर का वेक्टर का वैल्यू आप जानते हो कि तीनों डायरेक्शन के लिए होती है, एक्स वाई और जेड तीनों के लिए होती है। तो संकारक एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है। स्थिति संकारक केवल गुणा होते हैं। स्थिति संकारक केवल क्या होते हैं? गुणा होते हैं। तो इन्हें एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, और यह भी क्या होते हैं? हर्मिटियन संकारक होते हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एच कैप भी क्या है? यहाँ पे वो है हैमिल्टोनियन संकारक है या फिर हर्मिटियन संकारक है। ठीक है, ये अपना ऑपरेटर का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब अपन स्टार्टिंग करते हैं प्रत्याशा मान। नई हेडिंग लेते हैं अपने पास कि प्रत्याशा मान क्या होता है। हाँ जी, किसकी बात करेंगे अब अपन? प्रत्याशा मान। अब देखो जी, एक समान अवस्था वाले n भौतिक निकाय, मान लो अपन को एक समान अवस्था वाले भौतिक निकाय ले लेते हैं। ये लो, ये जो है ना, ये अपने पास ये क्या है? एक समान n निकाय, n भौतिक निकाय। ये क्या है? भौतिक निकाय है। अब इसको अपन संख्या से तो दर्शा नहीं सकते, संख्या से दर्शा सकते हैं पर बोल तो नहीं सकते कि ये 1 2 3 4। तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? लास्ट में n नाम दे दिया। ये जो भी अपने पास ये जो डिब्बे से बने हुए ये क्या है? भौतिक निकाय है। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना। अब ये सब क्या है? एक समान अवस्था के हैं। इन सब में क्या है? एक समान अवस्था है, एक समान अवस्था।
ठीक है। इनके अंदर ये अपना कोई क्या है, साई आर कोई फलन है। ये लो जी, ध्यान से सुनना। माना समान अवस्था वाले n भौतिक निकाय है। यदि इन निकायों में एक ही समय पर गतिशील चर या गतिकीय चर, क्या इन माना एक समान अवस्था वाले n भौतिक निकाय है। इन निकायों में एक ही समय पर गतिकीय चर क्या क्या होते हैं, संवेग, ऊर्जा और स्थिति को गतिकीय चर कहते हैं। संवेग, ऊर्जा और स्थिति ये क्या होते हैं, अपने गतिकीय चर होते हैं। देखो, यदि इन निकायों में एक ही समय पर गतिकीय चर का मापन किया जाए तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार वह अलग अलग प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अपन ने ये सब एक समान अवस्था के कोई n भौतिकीय निकाय ले लिए, ठीक है। अब इन सब के अंदर अपन एक ही समय पर अलग अलग गतिकीय चर लेंगे। अलग अलग गतिकीय चर के साथ अगर इन सब का मापन करेंगे तो इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसी आएगी, अलग अलग ही वैल्यू आएगी। टाइम चाहे एक ले लो आप, पर गतिकीय चर तो अलग अलग हो गए ना, संवेग, ऊर्जा, स्थिति। अगर एक ही समय पर आप इन गतिकीय चरों का मापन करोगे तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनका मापन कैसा आएगा या फिर इनकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। क्लियर है। अब यदि उन मानों का औसत ले लिया जाए, इन सब का जब अपन वैल्यू निकालेंगे, उन मानों का अगर औसत ले लिया जाए तो उसको अपन, उस औसत मान को अपन क्या कहेंगे, प्रत्याशा मान कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं, सभी में एक ही समय पर ऊर्जा का मापन करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊर्जा का भी कर सकते हो, संवेग का भी कर सकते हो, स्थिति के भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। माना समान अवस्था वाले n भौतिक निकाय है, इनमें किसी कण की स्थिति का मापन किया जाता है और स्थिति अक्ष 1 पर होने की प्रतिशत मात्रा, क्या कर लेंगे, स्थिति x1 पर होने की प्रतिशत मात्रा कितनी ले लें, 0.5, ठीक है। और सेकंड स्थिति x2 पर होने की प्रतिशत मात्रा कितनी ले लें, 0.75, ठीक है। अगला बोल क्या रहा है, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे इन सब की, तो पर इन दोनों की वैल्यू अपन ने को इसने दे ही रखी है, तो अगर इन दोनों का औसत मान अगर अपन निकाल के वैल्यू निकालते हैं तो वो अपने पास कितनी आ जाएगी, क्या उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रत्याशा मान बोलेंगे। यानी कि x का एवरेज इक्वल 0.5 x1 प्लस 0.75 x2 अपॉन 0.25 प्लस 0.75, ठीक है। ये ऐसे अपन क्या करेंगे, प्रत्याशा मान को निकालेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब देखो 0.5 और 0.25 और 0.75 इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रत्याशा मान क्या आएगा, 1 आएगा। संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, तो इन दोनों के इक्वल में क्या आएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब प्रत्याशा मान क्या आना चाहिए आपके पास, हमेशा 1 आना चाहिए, उसी को आप लोग क्या बोलोगे, प्रत्याशा मान बोलोगे। अब अपन प्रत्याशा मान निकालते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर, देखो 1-2 फॉर्मूले हैं बस। सबसे पहले अपन निकालते हैं स्थिति का प्रत्याशा मान, ठीक है। किसका निकालते हैं, सबसे पहले अपन स्थिति का प्रत्याशा मान। तो फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखना आप लोग,
स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं। माना एक कण का विभव क्षेत्र VR वेक्टर है, ठीक है। कोई कण लेते हैं, उसका विभव क्षेत्र अपने पास आता है VR वेक्टर। क्या है ये? विभव क्षेत्र। ये लो जी, ठीक है। माना तरंग फलन साई RT, ये क्या हो गया अपना तरंग फलन साई RT, ठीक है। तो स्थिति R का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। स्थिति किसको बोलते हैं? फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, स्थिति R वेक्टर या फिर वो स्थिति R वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है, पर स्थिति किसको बोलते हो? R को बोलते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब अपन देखो, स्थिति R का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार लिखेंगे। निम्न प्रकार कैसे लिखेंगे? फलन अपने पास है और विभव क्षेत्र भी अपने पास है, तो पीछे वाले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। देखो किसका लिख रहे हैं? R का, तो R का एवरेज करके यहाँ पे कर देना आप लोग साई स्टार RT। हाँ जी, अब किसका निकाल रहे हो? R कैप का, R का, तो यहाँ पे लिख देना R कैप। स्थिति संकारक R कैप काम कैसे करता है? केवल गुणा हो जाएगा। ये R कैप जो है ये कैसे काम करता है? ये कुछ भी नहीं है, बस ये क्या हो जाएगा? एक गुणा हो जाएगा। तो देखो साई, यहाँ पे क्या लिख दिया? R कैप, ये साई RT और DV। अब नीचे क्या बोला था मैंने कि औसत मान, औसत किन का मान? इन दोनों का औसत मान। बस बीच में से इसी को हटाना है और इसको हटा के क्या कर देना है? प्लस कर देना है। सॉरी, प्लस नहीं करना है, बस इसी को हटाना है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? केवल गुणा होता है। तो नीचे क्या कर दोगे? इसको केवल गुणा करके लिख दोगे। तो साई स्टार RT, साई RT DV, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। यदि फलन प्रसामान्यीकृत है तो संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। वो मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि प्रत्याशा मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। किसी का भी प्रत्याशा मान करना इक्वल में 1 लिखोगे। किसकी कंडीशन के अनुसार? वही नॉर्मलाइज्ड कंडीशन के अनुसार। तो संपूर्ण आकाश में पाई जाने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? साई स्टार RT और साई RT इक्वल 1, ठीक है। सॉरी, DV इक्वल 1। ओके जी। अब इसको आप कहाँ पुट कर दो? ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे साई स्टार RT R साई, इसके इक्वल में तो 1 हो ही गया ना, ये देखो। तो ये तो कितना हो गया? 1। अपने पास बचा क्या? ये वाला, तो इसको लिख दो। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस गुणा करना होता है। तो इसको कैसे लिख दोगे? साई स्टार RT R साई RT और DV। क्लियर है यहाँ तक? इसको इक्वेशन 3 बोल दो। ये अभी अपन ने किसका प्रत्याशा मान निकाला है? स्थिति का। अगर ऐसे ही अपने को कोई बोल दे कि x का प्रत्याशा मान आप लोग लिखो, क्या करो? x का प्रत्याशा मान आप लोग निकालो या फिर लिखो। तो x का प्रत्याशा मान कैसे हो जाएगा? देखो, यहाँ पे R है, क्यों? स्थिति का था। अगर x का निकालना है तो x लिख दो। ये क्या हो जाएगा? साई स्टार, सेम टू सेम वैसे ही आएगा, पर यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? x की कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? RT और x कैप साई
आर टी। देखो ये आर टी क्यों आया, क्योंकि अपने तरंग फलन इसके अंदर क्या ले रखा है, साई आर टी ले रखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास आर टी। ये लो, तो साई स्टार अरे ये कोमा नहीं है रे, बीच में बावड़ी हो रही हूँ। ये लो भाई, हटाओ इस कोमा को बीच में से, है ना। हाँ जी, ये इक्वेशन हो गई अपनी 4। आप लोग इसको क्या बोलोगे, अक्ष का प्रत्याशा मान, ठीक है। हाँ जी, अब इससे आगे की बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।